जय हिंद प्यारे बच्चों, राकेश के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएनएस सेक्शन 1 का भाग 2 स्टार्ट करने वाले हैं। भाग 1 में हम लोग देखें कि भारतीय स्तर पर अगर कोई अपराध होता है तो क्या उस पर बीएनएस लागू होता है कि नहीं होता है। अगर कोई विदेशी हमारे देश में आकर कोई अपराध करता है तो उस पर बीएनएस लागू हुआ कि नहीं हुआ, ये सब हम लोग देखें। अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में जाकर कोई अपराध कर देता है तो उसके लिए क्या बीएनएस की धाराएं उस पर लागू होगा कि नहीं होगा। हम इसमें एक महिला नर्स की भी कहानी देखेंगे जो इसी सेक्शन में ही जुड़ा हुआ है, और कि वो विदेश में है और उसने कोई अपराध किया है तो उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में जाकर कोई अपराध करता है तो उस पर भी बीएनएस की धाराएं लागू होगी। अब इसी से एक सवाल ये भी आपके दिमाग में है, वो सवाल क्या है, अभी आप जब कहानी देखेंगे तो आपके दिमाग में वो सवाल जरूर आएगा और उसी सवाल का हम जवाब उसी कहानी में देंगे। कहानी है एक महिला नर्स की जो केरल की रहने वाली है। उनका नाम निमिषा प्रिया है। निमिषा प्रिया पेशे से नर्स है। 2008 में वो चली जाती हैं कतर, यमन जाती हैं। यमन जाने के बाद वहां पर वो नर्स का ही काम करती हैं, लेकिन बाद में उनको कुछ समय के बाद उन्होंने सोचा कि अपना जो काम है, पेशा है, उसको और थोड़ा सा विस्तार दे। तो उसके लिए उन्होंने क्लिनिक खोलने की सोचा। उसी देश में यमन में क्लिनिक खोलने के लिए सोचा। तो वहां पर यमन का एक नियम है कि आप, यानी आपका मतलब ये है कि विदेशी नागरिक वहां पर अपना कोई क्लिनिक, दुकान, ये सब चीजें नहीं खोल पाता है। उसके लिए एक तरीका है कि आप यमन का ही कोई नागरिक से पार्टनर बना लीजिए। पार्टनर बनाकर आप उस चीज को कर सकते हो। तो निमिषा के सामने जो समस्या था, निमिषा की इस समस्या का हल निकला वहीं का यमन का ही एक नागरिक था, तलाल अब्दो मेहदी। अब इसी के साथ पार्टनर में दोनों क्लिनिक खोल देते हैं। तलाल अब्दो मेहदी अपनी सिक्योरिटी कि हमारा पैसा डूबे ना, उसके लिए उसने निमिषा का पासपोर्ट रख लिया अपने पास। और निमिषा का पासपोर्ट रखने के बाद उसको तरह तरह की यातनाएं देने लगा। बिहेवियर उसका अच्छा नहीं था निमिषा के प्रति। निमिषा इस सबसे तंग आ गई, वो अपनी पासपोर्ट लेना चाहती थी। अब इसी कारण उसने एक इंजेक्शन लगा दिया। अब वो इंजेक्शन था बेहोशी का। उसने सोचा कि बेहोश करके हम अपना पासपोर्ट लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। मतलब वो इतना परेशान हो गई थी महिला, लेकिन वो डोज ज्यादा होने के कारण वो वहीं मर गया। उसकी मृत्यु जब हो गई तो निमिषा वहां से भाग गई। उसके बाद जब पुलिस आई वहां की, यमन की, तो उसने देखा कि उसका जो शव था पानी के टैंक में और 100 टुकड़े में भी था, कटा हुआ शव था, पड़ा था। और उसके बाद निमिषा को आरोपित घोषित किया गया। निमिषा के ऊपर केस चला। केस, ये जो घटना हुआ था 2017 में हुआ था। 2017 में ये घटना हुआ था। उसके बाद केस चला तो यमन की जो निचली अदालत थी 2020 में निमिषा को फांसी की सजा दे देती है। निमिषा को फांसी की सजा देने के बाद निमिषा वहीं की अदालत सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये फैसला को बरकरार रखा जाता है कि निमिषा ने गलती की है, मुख्य आरोपी है, उसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब बात तब आता है, अब ये फांसी की सजा टल सकती है, उसके लिए ब्लड मनी कानून है। सरिया कानून वहां लागू है। सरिया कानून में एक ब्लड मनी है जिसको हम दिया भी कहते हैं। जब कोर्ट मान लेती है कि ये आरोपी है तो दिया दिया जाता है। ये जो दिया दिया जाता है, ये शब्द ध्यान रखिएगा, ये दिया जाता है पीड़ित परिवार को। पीड़ित परिवार को दिया जाता है। पीड़ित परिवार मतलब अल्तमस, ये पीड़ित परिवार का मतलब ये है
तलाल अब्दो महदी। ये तलाल अब्दो महदी ये पार्टनर था निमिषा का, ये निमिषा का पार्टनर था और तलाल अब्दो मेहदी की मृत्यु हो गई। अब तलाल अब्दो मेहदी की जो परिवार है, परिवार, इस परिवार को कोर्ट, जो वहां की कोर्ट है यमन की, वो कोर्ट दिया देने के लिए कहती है। अब दिया में 3 चीजें होती है। पहला किसास होता है, दूसरा होता है ब्लड मनी, तीसरा ऑप्शन होता है कि वो ईश्वर के नाम पे छोड़ दिया जाए। बात समझिए, परिवार को कोर्ट ने दिया, कोर्ट तब देती है जब आरोपी सिद्ध हो जाता है तब। अब किसास में होता है कि कोर्ट पूछती है कि आप बताइए इस 3 ऑप्शन में क्या लेंगी। अब 3 ऑप्शन है क्या, इसका मतलब समझो। किसास में होता है कि इसने, मतलब पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को मारने वाली यानी मुख्य आरोपी इसमें निमिषा है। तो कोर्ट पूछती है क्या आप निमिषा को फांसी तो दे दिया है कोर्ट ने, कोर्ट कहती है क्या निमिषा को फांसी दिया जाए या नहीं दिया जाए। एक बार कोर्ट पूछती है दिया कानून के हिसाब से, इसे हम किसास कहते हैं। किसास में अगर पीड़ित परिवार बोल दे कि नहीं इनको फांसी दे दिया जाए तो फांसी दे दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है परिवार सोचता है कि नहीं फांसी ठीक नहीं है, इसने हमारे परिवार का क्षति किया है लेकिन हम इसके साथ क्षति नहीं करना चाहते हैं, इसके एवज में हमें ब्लड मनी मतलब कुछ धन चाहिए, तो धन भी दे दिया जाता है, तो उसकी फांसी रुक जाती है, उसे धन दे दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन होता है ईश्वर के नाम पर छोड़ देना। परिवार सोचता है कि इसने हमारे साथ जो गलत किया है इसका भुगतान ईश्वर देगा, इसके कर्मों का फल ईश्वर देगा, तो तीसरा ऑप्शन लेकर छोड़ देते हैं कि छोड़िए जाने दीजिए, इसको हम कुछ नहीं करते हैं, इसका जो कर्म का फल है वो सब ईश्वर देखेगा। तो ये तीसरे ऑप्शन पर भी ये होता है कि इनकी फांसी रुक जाती है, नहीं इन्हें कोई हर्जाना देना होता है और इनकी जीवन भी बच जाती है। लेकिन अभी तक दिया ये लिया नहीं है परिवार। दूसरी बात, अगर परिवार इन तीनों ऑप्शन को नहीं लेता है, न वो किसास का ऑप्शन लेता है, न ब्लड मनी का ऑप्शन लेता है, न तो ईश्वर के नाम पर उसे छोड़ता है, तो कोर्ट फांसी दे देगा, कोर्ट फांसी दे देगा। इसका मतलब यह है कि अगर ये तीनों ऑप्शन नहीं लिए तो एक ऑप्शन कोर्ट के पास है, जो फैसला दिया है कोर्ट ने वही कायम रहेगा, तब बड़ी मुश्किल होगा। अभी तक इनको फांसी की सजा तो दे दिया गया था लेकिन अभी तक फांसी हुई नहीं है। अब इसमें भारत सरकार को ये सब घटना जब पता चला तो भारत सरकार ने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया कि निमिषा की जान बच जाए। उसने अगर गलती की है तो उसको कम से कम सजा हो, यहां तक भारत चाहती थी। अब आप सोचिए, आपके दिमाग में एक सवाल वही आएगा जो पीछे हमने कहा कि भारत सरकार, मतलब हमारे बीएनएस कानून में यही कहा गया है, अगर भारत का नागरिक विदेश में जाकर कोई ऐसा अपराध करता है, कुछ भी अपराध करे, तो उसके ऊपर धारा लागू होगा बीएनएस के तहत। लेकिन निमिषा यमन में जाकर यानी विदेश में जाकर एक कत्ल की है, एक मुख्य आरोपी है, आरोपी सिद्ध भी हो चुकी है, लेकिन भारत सरकार बीएनएस के तहत उस पर कार्रवाई नहीं करके निमिषा की जान बचाने पर अड़ी है। इसका 2 कारण है। पहला कारण है कोई भी देश अपने उस देश की जो सरकार है अपने देश की नागरिक की अहित नहीं चाहता है, जो भी कानून बनाता है उसके हित के लिए ही बनाता है,
शांति के लिए ही बनाता है, समृद्धि के लिए ही बनाता है। तो भारत सरकार भी अपने नागरिक की क्षति नहीं करना चाहता, खासकर विदेश में। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर निमिषा 2017 में जब ये घटना हुआ वहां से भागकर इंडिया आ जाती, जो कि प्रयास किया, जैसे ये सब घटना हुआ तो निमिषा भागी थी, वहां से भागी थी, लेकिन पुलिस के द्वारा पकड़ी गई। पकड़े जाने के बाद वो वहीं रह गई, उस पर उसी जगह कानूनी कार्रवाई हुआ। लेकिन अगर कोई आरोपी विदेश में कांड करके या कोई अपराध करके भारत आता है, और जैसे निमिषा अगर भारत आ गई होती तो यमन की सरकार भारत को इन्फॉर्म करती कि ये लड़की इसने हमारे यहाँ पर इस तरह से ये अपराध किया है, तो भारत सरकार तब जाकर बीएनएस के तहत उस पर कार्रवाई करती, उस पर धारा लगाती, मुकदमा चलता, और वहां पर फांसी हुआ था। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार कम से कम उसको फांसी तो नहीं देता, कम से कम सजा देने की कोशिश करती। लेकिन निमिषा भारत नहीं आई, ध्यान रखिएगा, अगर आती तब होता, वो आई ही नहीं। इसलिए भारत सरकार अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही है कि उसने महिला नर्स को किसी तरह से फांसी से बचा लिया जाए। तीसरा पॉइंट था समुद्र। समुद्र में अगर कोई अपराध हुआ तो क्या बीएनएस की धाराएं लागू होगा या नहीं होगा। उससे पहले हम कुछ समुद्र का, जो भारत का क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र, उसके बारे में जानेंगे, तब आपको पता चलेगा अच्छे से। या समुद्र में जो अपराध होगा तो क्या होगा उसमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत का समुद्री क्षेत्र क्या है, उसके बाद फिर हम देखते हैं। मान लो ये भारत है, भारत का दक्षिण वाला भाग है, थोड़ा कलाकार नहीं है लेकिन भावनाओं को बस समझिएगा। यहीं पर मान लेते हैं केरल है, और इसका एक तट का नाम दे देते हैं कोल्लम तट। ठीक है। समुद्री सीमा के क्षेत्र को 4 भाग में बांटा जाता है। पहला जो भाग होता है टेरिटोरियल जोन, दूसरा कॉन्टिगुनस जोन, तीसरा जोन होता है एक्सक्लूसिव जोन, और चौथा जोन है हाई सी। ठीक है। अब ये टेरिटोरियल जोन को हम बोलते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रादेशिक। और ये होता है संलग्न क्षेत्र, और ये इकोनॉमिक्स जोन है, मतलब व्यापारी क्या क्या होगा वो बाद में देखेंगे। हाई सी लास्ट वाला है। ठीक है। तो ये 4 जोन, टेरिटोरियल जोन, कॉन्टिग्यूनियस जोन, एक्सक्लूसिव जोन, हाई। भारत का दक्षिणी वाला एरिया है, केरल से एक कोलंबन तट है, इस तट से 12 नॉटिकल मील, ठीक है, 12 नॉटिकल मील पर एक एरिया आता है, ये 12, इसे नॉटिकल मील एनएम से दिखाते हैं। और इस एरिया में, ये जो एरिया है ये प्रादेशिक क्षेत्र कहा जाएगा, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भारत का सभी कानून लागू होगा। अगर इतने एरिया में कोई अपराध होता है तो उस पर बीएनएस की कार्रवाई किया जाएगा। अब ये समझिएगा, ये आपका स्थल भाग, लेकिन ये स्थल भाग नहीं है, स्थल भाग 12 नॉटिकल माइल्स पर है। 12 नॉटिकल माइल्स पर ही
मान के चलते हैं कि ये हमारा स्थल है। ठीक है, यहाँ पर जो भी अपराध होगा बीएनएस के तहत सब अपराध को उस पर लागू किया जाएगा। दूसरा जो जोन है कॉन्टिग्यूनियस जोन है। ये कॉन्टिग्यूनियस जोन, इसकी जो चौड़ाई है ये भी 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल ये भी है। अब इस क्षेत्र की बात यह है, इस समुद्री क्षेत्र में अगर कोई शिप आता है तो टोल टैक्स, जैसे रोड पर टोल टैक्स होता है तो ये एरिया टोल टैक्स वाला है। तो अगर कोई समुद्री जहाज इसके अंदर आता है तो यहाँ से टोल टैक्स लिया जाता है, उससे कर लिया जाता है। अब वो चाहे इंडिया है चाहे यहीं से निकलकर अरब देश चला जाए। ठीक है, फिर तीसरा जो जोन है एक्सक्लूसिव जोन है। एक्सक्लूसिव जोन में ये जो एक्सक्लूसिव जोन का क्षेत्रफल है वो 200 नॉटिकल माइल्स है, 200 नॉटिकल माइल्स है। अब इस जोन में होता क्या है, इस जोन में जितने भी संसाधन होंगे वो सब भारत का होगा। संसाधन में क्या क्या हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है, मछली भी है और भी कुछ मिनरल खनिज, वो सब भारत का होगा अगर यहां से भारत निकालेगा तो। ठीक है, ये सब एरिया उसी का है। अब 200 नॉटिकल माइल्स के बाद हाई सी आता है। हाई सी जो एरिया है वो इंटरनेशनल एरिया है। अब अगर कोई शिप यहां से आएगा, यहाँ कुछ भी हो जाएगा, यहाँ पर किसी का कानून नहीं होता है, न कोई यहाँ से कुछ कर सकता है। ये आने जाने के लिए सबके लिए रास्ता है, कोई यहाँ पर आने जाने में किसी को बोलेगा नहीं। यहाँ तक तो काम ठीक है, यहाँ तक गश्त लगाई जाती है कोस्ट गार्ड के द्वारा इतना एरिया तक, लेकिन इसके बाद नहीं लगाया जाता है। अब भारत का समुद्री क्षेत्र, कुछ लोग को ये जान लें कि कंफ्यूजन होता है कि इतना बड़ा एरिया है तो यहीं से समुद्री भारत का क्षेत्र चालू हो जाता है, ऐसा नहीं है। शिप यहाँ से यहाँ तक भी निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी निकल जाएगा, शिप के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शिप बाहर वाला विदेश का शिप अगर आया इस एरिया में 12 नॉटिकल माइल्स में जो कॉन्टिग्यूनियस जोन है, तो यहाँ पर उसको टैक्स देना होगा, यहाँ तक नहीं देना होगा। हाँ, अगर कोई शिप बाहरी आकर यहाँ से मछली पकड़े तो वहां पर दिक्कत उसको होगा, तब यहाँ पर कार्रवाई होगा कि तुम हमारे क्षेत्र में मछली नहीं पकड़ सकते हो, पेट्रोलियम नहीं निकाल सकते हो, यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते हो क्योंकि ये हमारा क्षेत्र है। ठीक है, अगर ये इतना जोन पता चल गया तो अब एक स्टोरी आता है जो काफी मजेदार है, इसी समुद्री से ही जुड़ा हुआ है। बात 2012 की है। एक इटली की ऑयल सी वो आ रही है। ये जो टाइम है 15 फरवरी और दिन का दोपहर का समय है। एनरिक सी जब आ रही है तो यहां पर पहुंची थी कोलंबन तट से, मान लेते हैं अब ये यहां पर पहुंची थी, ये वाला एरिया, और ये एरिया कोलंबन तट से 20 नॉटिकल माइल्स या 20 पॉइंट नॉटिकल माइल्स था। यहां पर वो जहाज थी, इसका मतलब उसने टैक्स वगैरह दे दिया होगा। ठीक है, अब जैसे ये जहाज यहां आती है तो एक नाव थी। ठीक है, एक नाव थी, इस नाव में 11 मछली पकड़ने वाले थे, 11 मछुआरे थे। इस नाव का नाम सेंट एंटनी था। अब इस नाव में 11 मछली पकड़ने वाले थे। ये जो शिप था इसी के बगल में ये नाव भी था। अब इस शिप पर हुआ क्या, कोई भी देश अपने देश से या दूसरे देश से सामान लेके जाता है या लेके आता है तो अपने देश की सामान की सुरक्षा के लिए वो अपने सैनिक उस पर लगा देता है। अब
लगाने का कारण ये है कि समुद्री डाकुओं से बचने के लिए, समुद्री डाकुओं से बचने के लिए अपने देश के सामान की सुरक्षा के लिए सैनिक लगा दिया जाता है। इटली ने भी वही किया, इटली ने अपने सैनिकों को इस जहाज पर तैनात किया था। जैसे ही उन्होंने देखा इस नाव को, तो थोड़ा सा गलत फहमी में गोली चालू कर दिया। गोली चलाना जैसे चालू किया तो 2 लोग की मृत्यु हो गई। 2 लोग जब मृत्यु हो गए तो ये अपनी जहाज लेकर भागने लगे। तो जैसे ये भागने लगे तब तक भारत के कोस्ट गार्ड को पता चल गया कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है। अब भारत की कोस्ट गार्ड को ये भी पता चल गया कि ये लोग भाग रहे हैं, अगर ये लोग भाग गए मतलब ये जो इकोनॉमिकल जोन है इसमें चले आएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा हमें कानूनी कार्रवाई करने से, तो इससे अच्छा इनको अपने पास बुला लिया जाए। तो उन्होंने दिमाग लगाया कोस्ट गार्ड ने और रेडियो पर एक मैसेज किया कैप्टन को कि कैप्टन, हमने सुना है अभी आपका कुछ मुठभेड़ हुआ है समुद्री डाकुओं से, हमें पता चला वो समुद्री डाकू ही थे, 2 लोग मारे गए हैं, आगे भी समुद्री डाकू पहरा घेरे हैं, आप वहां मत जाइए, वापस आइए हमारे तट पर, और वहां पर जब आप हमारे पास आइए तो हम लोग मिलकर ये कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ। अब इसको पता नहीं था, अब ये अपना जहाज घुमा लिया, घुमा कर जैसे समुद्री क्षेत्र में आया, समुद्री क्षेत्र मतलब 12 नॉटिकल माइल्स में जैसे ही वो आया, इसके चारों तरफ सभी भारतीय कोस्ट गार्ड इसको जहाज को घेर लिए। जैसे ही घेर लिए उसके बाद उसके दोनों सिपाही को गिरफ्तार किए। जब गिरफ्तार किए तो कोर्ट में मामला चालू हो गया। घटना 2012 का है। अब ये 2012 का है तो एक साल बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट में इटली की सरकार ने एक दलील दी कि साहब हमारे यहाँ चुनाव है, इस चुनाव में हम अपने दोनों सैनिकों को लेकर जाना चाहते हैं वोट करवाने के लिए। दूसरा बात, क्रिसमस का त्योहार भी है तो कृपया करके आप इनको छोड़ दीजिए, हम आपको पहुंचा देंगे। जैसे ये चुनाव खत्म हो जाएगा और क्रिसमस की छुट्टी भी हो जाएगी तो हम यहाँ लाकर दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, अब बताओ आप इसका गारंटी कौन लेगा? इटली सरकार ने बोला साहब हमारा जो राजदूत है आपके यहाँ वो उसका गारंटी लेगा। राजदूत से पूछा गया क्या भाई आप लोगे इसकी गारंटी? राजदूत ने बोला हाँ ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पर लिखित साइन हुआ उनका, ठीक है। अब राजदूत के गारंटी पर ये दोनों चले गए इटली। इटली जाने के बाद इटली की सरकार वापस भेजने से सैनिकों को मना कर दी। अब यहां पर जो सीजीआई थे, जे ए कबीर, उनका दिमाग फिर गया। उन्होंने कहा जिस ससुराई का हुआ, हम लोग को बेवकूफ बनाया, रुक बता रहे। उन्होंने तुरंत उसके जो राजदूत थे उसको तलब किया, बुलाया, बोला, उन्होंने बोला कि बताओ अब तुम अपना नागरिक कब ला रहे हो, दोनों जो सैनिक उनको कब यहाँ ला रहे हो? तो वो मुस्कुराया, हंस रहा था ना, क्यों हंस रहा था उसको आगे हम बताएंगे क्यों हंस रहा था। लेकिन उन्होंने बोला कि देखो भाई हंसो हंसो मत, अब तुम गारंटी लिए हो तो तुमको उनको बुलाना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहां से अब अपने देश नहीं जाओगे, तुमको हम यहीं रोक लेंगे। वो नहीं माना, नहीं माना तो उस पर दबाव दिया गया, तब जाकर वो लिखित साइन लिया गया उससे कि मैं भारत को छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो दोनों सिपाही, दोनों सैनिक यहां नहीं आ जाते। इटली के ऊपर दबाव बन गया, तो ये तो काम हो गया उल्टा। अब इटली दिमाग क्या लगाई थी उसको जरा समझते हैं। एक शब्द है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब आप जानते हैं कोरोना में बड़ा ह्यूमैनिटी सब बढ़ा रहे थे, खट्टा पदार्थ खाकर, नींबू खा रहे थे, संतरा खा रहे थे, ह्यूमैनिटी बूस्ट करते थे।
इसी तरह से डिप्लोमेसी पॉलिटिकल में भी यूनिटी चलता है। अब ये डिप्लोमेटिक यूनिटी है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक ह्यूमैनिटी है क्या, इसको समझिए। वियना कन्वेंशन हुआ, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। उसमें ये साफ साफ कहा गया कि जो राजदूत हैं, किसी देश में अगर दूसरे देश के राजदूत हैं, उस देश के कानून से ऊपर रहेंगे, उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, न उनकी गिरफ्तारी की जा सकती, न उनके घर की तलाशी ली जा सकती है। अब इसका मतलब समझिए कुछ इस तरह से। मान लेते हैं एक्स कोई राजदूत है भारत का, और ये गया है अमेरिका में है। तो अमेरिका का जो कानून है एक्स पर लागू नहीं होगा। अगर इनके द्वारा कोई अपराध होता है तो अमेरिका का जो भी कानून है इन पर नहीं लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा, उसका मतलब यहां पर जब कानून लागू नहीं होगा तो अमेरिका रिपोर्ट करेगा भारत को कि भारत आपका जो राजदूत है, भारत सरकार को रिपोर्ट करेगा कि भारत सरकार कहेगा कि आपका जो राजदूत है ये घटना किया है, तो आप इसकी सजा अपने देश में तय करें, अपने देश में मुकदमा चलाएं, तब ये होगा। ठीक है। उसी तरह से भारत में जो इटली का राजदूत था, वो भारत के जो कानून है उससे ऊपर है। ठीक है, उससे ऊपर है। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे अपने देश में राष्ट्रपति राज्यपाल पर केस नहीं हो सकता, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, ठीक उसी तरह से राजदूत को भी ये इम्यूनिटी मिला है कि उन पर न केस किया जा सकता, न उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है ना। इसी का फायदा इटली लेना चाहता था कि हमारा जो राजदूत है भारत में, उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, न उसकी तलाशी न कार्रवाई, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां के कानून से हमारा राजदूत ऊपर रहेगा। वो गारंटी लिया है तो उससे कुछ नहीं होगा, चल आएगा। लेकिन यहाँ पर दिमाग खराब हो गया कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का। उन्होंने तुरंत उससे लिखित लिया कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा अपने देश जब तक वो 2 सैनिक यहाँ नहीं आ जाते। ठीक है। मामला, अब इटली को लगा कि मामला हाथ से निकल गया। अब इटली का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि हमारे सैनिक भी चले गए। सैनिक भेजा उन्होंने अपना, बाद में मजबूर हो गए। तब इटली ने अपने सैनिकों की बचाने के लिए, सैनिकों की रक्षा के लिए वो सीधा चली गई पीसीए में। पीसीए जो है हेग शहर में है, एक नीदरलैंड में है, और पीसीए का मतलब होता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। पीसीए का मतलब ये है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये अस्थायी रूप से क्या करता है, समझौता कराता है, या 2 देश के केस को ये हैंडल करने वाली एक कोर्ट है। अब इटली जब वहां चली गई तो 5 साल बाद फैसला आता है। 5 साल के बाद फैसला आता है, इस कोर्ट का जजमेंट आता है। पहला जजमेंट आता है कि इटली की लापरवाही, यानी इटली के सैनिकों की लापरवाही से भारत के नागरिक की क्षति हुई है। भारत के नागरिक की क्षति का हर्जाना 10 करोड़ रुपया इटली सरकार को, भारत को देना होगा।
दूसरा फैसला दिया सरकार ने कि अब देखिए यहां पर तर्क वितर्क चला होगा तब ना ये पीसीए का मामला आया होगा। और यही तर्क हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी उसने दिया था इटली की सरकार ने कि सर ऐसा है कि जो शिप थी जहाज था वो आपके समुद्री क्षेत्र में नहीं था। समुद्री क्षेत्र मतलब 12 नॉटिकल माइल्स में नहीं था, वो 20.5 नॉटिकल माइल्स में था। तो वहां पर आपका कानून नहीं लागू होगा और इसलिए हमारे सैनिकों को छोड़ा जाए। लेकिन भारत सरकार ने भी अपना तर्क लगाया। भारत सरकार ने अपने सुप्रीम कोर्ट में भी तर्क दिया कि ऐसा है जो आपने गोली चलाया है वो भारत के नाव पर चलाया है। दूसरा, जो गोली लगा है 2 नागरिक की हत्या की है आपने, इसका मतलब कि केस भारत के ही अंडर में चलेगा, भारत में ही चलेगा। अब भारत के नाव पर गोली चलाने का मतलब समझिएगा ध्यान से। जब भी कोई वायुयान या जहाज समुद्र में हो या हवाई जहाज हवा में हो, वो चलता है वो छोटा भारत कहा जाता है। अगर वहां पर कोई घटना होता है तो ये भारत की धरती पर हुई घटना के बराबर माना जाता है और केस उसी के हिसाब से फिर लागू भी होगा। भारत सरकार ने ये अपना तर्क दिया। अब यही तर्क पीसीए में भी हुआ, लेकिन पीसीए की अदालत ने पहला जजमेंट दिया 5 साल बाद कि ऐसा है भारत के नागरिक की क्षति हुई है तो आपको 10 करोड़ का हर्जाना भारत सरकार को देना पड़ेगा। दूसरा तर्क दिया कि चूंकि इटली की दोनों सैनिक ऑन ड्यूटी पर थे इसलिए उन्हें सेवेरियन इम्यूनिटी प्राप्त है और इसीलिए भारत सरकार उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। जो भी कानूनी कार्रवाई करेगा वो इटली अपने देश में करेगा। अब समझिए सोवेरिजन इम्यूनिटी क्या है। इटली की सरकार ने कहा कि जो सैनिक थे उन्हें सोवेरिजन इम्यूनिटी प्राप्त है। और इसका मतलब क्या है कि ऑन ड्यूटी अगर कोई सैनिक है वो कुछ भी करेगा उस पर केस नहीं बनेगा। अब इसका मतलब समझिए, भारत का कोई सैनिक पाकिस्तान में जाकर बम मार दे, 50, 100, 200 मारे जाए। अब वहां की अगर किसी तरह वो पकड़ा गया वहां, तो वहां की गवर्नमेंट भारत सरकार के सैनिक पर बिल्कुल केस नहीं कर सकती है, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी जाकर कोई काम किया है। इसलिए ये भी एक जो वियना कन्वेंशन था उसी में ये भी मेंशन है, ठीक है। क्योंकि उस समय सरकार बंदी बना लेते थे सैनिकों को अपने देश में और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते थे, उन्हीं मर जाते थे बेचारे। तो इसलिए जब ये कन्वेंशन में भाग हुआ, सब ये ना समझौता हुआ, तो समझौता में ये भी लिखा गया कि सैनिकों को इस तरह से आप नहीं कर सकते और सैनिकों को एक यूनिटी पावर दिया गया जिसे हम सेवरिजन यूनिटी कहते हैं। तो पीसीए ने ये अपना जो जजमेंट दिया, अब ये जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 करोड़ लिया, मतलब भारत सरकार लिया और उस 10 करोड़ को 4 करोड़ पीड़ित परिवार को दिया, 2 करोड़ उस नाव के मालिक को दे दिया। और फिर भारत सरकार ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी केस को बंद कर दिया और बाद में ये केस चला गया इटली
इटली ने कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं है हमारे पास, इसलिए इस केस को बंद करते हैं। तो जाहिर सी बात, वो अपने सैनिक, अपने नागरिकों को बचाएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो रहा समुद्र का कहानी। अब आगे देखिएगा, समुद्र में जो बीएनएस लागू होगा उस इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहाँ है। ठीक है, वही चीज हवाई जहाज पर भी होगा। हमारे देश का अगर समुद्र की बात करें, झंडे के नीचे अगर कोई भी समुद्री जहाज रजिस्टर्ड है, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अगर उस पर कोई अपराध होगा तो उस अपराधी पर बीएनएस के कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं हम लोग हवाई जहाज की कहानी क्या है। हवाई क्षेत्र, भारत के झंडे के नीचे रजिस्टर्ड कोई भी वायुयान हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर वहां पर अपराध होता है, उस हवाई जहाज में अपराध होता है, तो उस अपराधी के ऊपर बीएनएस की कार्रवाई की जाएगी। बीएनएस के तहत जो भी धारा लगेगी लगाया जाएगा और कार्रवाई भारत में ही होगा। अब इसका मतलब समझिए, हमने जैसे अभी बताया कि अगर कोई शिप है, एरोप्लेन है, जब वो भारत से चलता है तो वो भारत में रजिस्टर्ड है, तो जब वो चलता है तो मिनी इंडिया कहा जाता है। उस पर अगर कोई भी दुर्घटना होता है, कोई हमला होता है, तो भारत पर हमला माना जाएगा। ये साफ साफ बताता है हमारा बीएनएस। जब वो हवाई जहाज कहीं भी रहेगा, इंग्लैंड होगा, अमेरिका होगा, यूरोप होगा, कहीं भी, अगर उसके अंदर कोई घटना हुआ किसी के द्वारा, तो मुख्य आरोपी वही होगा और उस पर कार्रवाई की जाए। अब बात आता है, कोई विदेशी अगर हवाई जहाज है तो इसके लिए ये कहा गया, कोई विदेशी हवाई जहाज है, ठीक है, मान लो ये भारत का एयर एरिया है, हवाई क्षेत्र है, और कोई विदेशी हवाई जहाज इस एयर एरिया में आ गया, ठीक है, और वायु क्षेत्र में जैसे वो आया, अगर वायु क्षेत्र में, भारत के वायु क्षेत्र में कोई अपराध किया, ये विदेशी है विमान, तो ये माना जाएगा जो आरोपी होगा उस पर बीएनएस की कार्रवाई होगी। यानी विदेशी जहाज में आप बैठे हो, आप आ रहे हो अमेरिका से, जैसे भारत के हवाई क्षेत्र में आ गए, वहीं पर आपके साथ कोई अपराध हो गया, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, तो ये माना जाएगा कि ये अपराध कहाँ हुआ, क्योंकि भारत के वायु क्षेत्र में हुआ, तो उस अपराधी के ऊपर बीएनएस के तहत कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, बीएनएस की धारा 1 में ये सब था, आईपीसी में था, सब आईपीसी में भी था, लेकिन भाई 160 साल पुराना वाला कानून आज के हिसाब से नहीं चल सकता, और इसी के लिए बीएनएस की जरूरत पड़ा। जरूरत क्यों पड़ा? 160 साल पहले किसी के पास मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल वाला युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, ठीक है, और इसीलिए बीएनएस में ये धारा 1 में एक शब्द और जोड़ा गया, साइबर अटैक। अब साइबर अटैक की परिभाषा भी आ गया, क्या है साइबर अटैक का मतलब है कि भारत में कंप्यूटर सर्वर, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने से भारत के कंप्यूटर को, सर्वर को हाईजैक कर रहा है, क्या कर रहा है? हाईजैक कर रहा है, सिस्टम गड़बड़ कर रहा है, तो उस पर साइबर अटैक का कानून लागू होगा और उस पर
बीएनएस के तहत धाराएं लगाएंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अब इसका मतलब ये भी तो होगा कि सर ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप बीएनएस के भारत के कंप्यूटर या सर्वर को हैक नहीं कर सकते, बात मानते हैं। लेकिन कोई अगर हवाई जहाज में बैठ के, अमेरिका से चला हवाई जहाज में बैठ के अगर भारत के सर्वर को या कंप्यूटर को हैक करे तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी है कि वो हवाई जहाज में हो या चाहे पानी के अंदर हो, वो दुनिया की किसी कोने में हो, अगर वो ये हरकत करता है, भारत के कंप्यूटर को, भारत के सर्वर हैक करता है, तो उस पर साइबर अटैक का मामला लगेगा और कानूनी कार्रवाई होगी। तो भारत में तो छोड़ ही दीजिए, वो चाहे अंतरिक्ष में बैठकर क्यों ना हैक करे, वहां भी उस पर धारा लगेगा, वो मुख्य आरोपी है। ठीक, और उम्मीद है कि आपको ये सब वीडियो अच्छा लगा तो जरा सपोर्ट करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। अब हम लोग आगे तीसरा जो पार्ट देखेंगे बीएनएस की धारा 2। धारा 2 में एक 39 उसका सब सेक्शन है, 39 सब सेक्शन। धारा 2 को पुलिस का, वकील का, जज का कुंजी कहा जाता है। अब ये सब क्या है कल देखेंगे। जय।